कुदरत किसकी होती है? बारिश, बादल, पहाड़, समंदर, दरिया, जंगलात, मट्टी, फिजा, मछलियां, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, सब एक निजाम के अंदर रहते हैं जिसको समझने और खोज लगाने के इल्म का नाम है साइंस। तो कुदरत किसकी होती है? मेरे और आपकी तो नहीं, गो कि हम इसका हिस्सा हैं और इसी से पैदा हुए हैं। कुदरत हकीकत का अक्स है जिसके अंदर रहते हुए हम खुद का मुशाहिदा कर रहे होते हैं। जो प्लैनेट अर्थ है बिल्कुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही है। आई थिंक ये कोरोना की बात करें तो जो हमारी इम्यूनिटी है, जो इस वक्त अर्थ की इम्यूनिटी है, वो किक इन कर गई है और वायरस जो है उसको आप एंटीबॉडी समझें। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी इकोलॉजी है उसका एक बैलेंस है, उसके अंदर इंसान, नबातात, जानवर, हयात, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। उसका एक ख़ास बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन पिछले 100 सालों से इंसान ने जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे जो आलूदगी फैलाई, जो और बहुत से जानवरों की जगह कम की इस दुनिया में, उसकी वजह से इस तरह के वायरसेस और ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई। वो क्यों आना शुरू हुई? क्योंकि अर्थ अपने को रेजुविनेट करता है, अपने को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करती है। जैसा एक इंसानी बॉडी अपने को रिवाइव करने की कोशिश करती है किसी भी वायरस या किसी भी बाहर के अटैक से, तो मेरे लिहाज से कि दुनिया भी अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए उसके पास एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि एक इस तरह की एंटीबॉडी आए जो ऐसी चीज़ को एलिमिनेट करे जो उसको नुकसान दे रही है। एक देखने का ये तरीका है कि जिस तरह हम एक मखलूक हैं, हयात हैं, इसी तरह से वायरस और बैक्टीरिया जो है वो भी एक मखलूक है, स्पीशीज़ है वो भी। और जिस तरह से हम ये समझते हैं कि हमने ज़िंदा रहने का हक़ है, तो तमाम वायरस और बैक्टीरिया और जानवर और पौधे सब अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं। तो ये इत्तफ़ाक़ है कि जो कोरोना वायरस है उसका और हमारा साथ कुछ बनता नहीं है। वायरस इंसान के बगैर ज़िंदा रह नहीं सकता, तो वायरस कभी ये नहीं चाहेगा कि इंसान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। वो इंसान के साथ मिल के रहना चाहेगा कि जिस दिन इंसान ख़त्म होगा तो कोरोना वायरस भी नहीं रहेगा। तो ये एक निज़ाम है। ये वायरस जो थे ये हमेशा से थे और हम भी इर्तिका की शुरू के जो दर्जे थे उनमें हमारी हालत भी कोई बहुत पहुंची हुई नहीं थी जिस पर अब हम बड़ा नाज करते हैं। तो वो सारे जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं वो बेशुमार किस्म के हैं। कुछ हमारे लिए काम कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए हमें लगता है कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तब्दीली यहाँ पर आई है कि जब ये आप 500 साल, 1000 साल पहले ले लें और अभी भी ये तरीक़ाकार है कि जब लोग हज के या पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, तिब्बत से भूटान, नेपाल में जब वापस आते थे तो उनको 2 हफ्ते के लिए एक अलग कोठड़ी में रखा जाता था। ये उस वक्त की बात है क्योंकि उनको शक होता था कि वहाँ से कोई ऐसी नई चीज़ ना आ जाए जिसकी कुव्वत मुदाफ़त हम में नहीं है। अब फ़र्क क्या पड़ा है कि इंसान इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले तो वो 2-3 हफ्ते की मुसाफत करके आता था, अब हवाई जहाज़ के ज़रिए घंटों में चला जाता है। आबादी घनी हो गई है और हमने हर जगह दुनिया में एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। तो जो वायरस एक जगह महदूद होकर पहले ख़त्म हो जाता था, हम ज़िम्मेदार हैं उसको फैलाने के लिए। तो कसूर हमारे ज़िंदगी का, हमारे रहने का है, वायरस का इतना नहीं है। वायरस में तो ये है कि बाज़ औक़ात जो अब कहते हैं कि जो बच्चे
गन में या थोड़ा बहुत बाहर खेलते हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है, उनमें वही वायरस और बैक्टीरिया जाते हैं और मुदाफ़अत पैदा करते हैं, और जब हम उनसे बिल्कुल अलहदा होते हैं तो कमज़ोरी हम में आती है। तो ये निज़ाम ऐसा है जिसमें सब मिल के चल रहे हैं साथ साथ। देखिए, हुआ ये कि आज से 100-150 साल पहले तक जो इंसान का अमल दखल था इस दुनिया में, उसके असरात जो हैं वो हल्के फुल्के नज़र आ रहे थे, लेकिन हम उस वक्त तक नाखबर थे इसके बारे में। कभी कभार हम तस्वीरें देखते हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे जो 500, 800, 1000, 1500 साल पुराने दरख्त होते थे। आज उस तरह के दरख्त हमें नज़र नहीं आते हैं। इंसानों ने वो दरख्त सारे काट दिए। उसे लकड़ी की ज़रूरत थी, उसने दरख्त देखे और उसने काट लिया। हमने जानवर मारे, वेल मछलियाँ मारी। क्यों मारी? क्योंकि हमें उसकी चर्बी चाहिए थी, उससे हम तेल बनाते थे। इसी तरह हमने कितने सारी चीज़ें इस दुनिया की जो हैं वो तबाह की, और उसके बाद हमने जब ये तेल की ईजाद कर ली और हमने जब स्टीम इंजन की ईजाद कर ली, इसके बाद हमारी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुई है। इस दौरान में हमने अपने माहौल का नुकसान मुसलसल किया, लेकिन हम उसे देख नहीं सके, उसके असरात हमें नज़र नहीं आ रहे थे। आज से 50 साल पहले फिर साइंसदानों ने, दूसरे लोगों ने जो माहौल में रहते थे, जो माहौल के साथ में काम करते थे, उन्होंने चेंजेस नोटिस करनी शुरू की। और एक ख़ास चेंज जो था वो ये था कि हमारा जो माहौल का जो टेम्परेचर है, जो हरारत है उसकी, वो बढ़ रही थी। ये हल्का हल्का नज़र आने लग गया था, लेकिन हमने फिर भी इस पर गौर नहीं किया। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी जो फ़िज़ा है, इसमें हर किस्म की गैस है, लेकिन ख़ास मिक़दारों में है। वो बैलेंस रहना बेहद ज़रूरी है ताकि इस दुनिया में लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो सपोर्ट की जा सके। जब हमने कार्बन के एमिशंस, हमने जो अखराज कार्बन का है वो हमने बढ़ा दिया, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ गई, उससे दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो गया। एंड ऑब्वियसली कार्बन की क्वांटिटी बढ़ गई तो उससे दूसरे नुकसानात होने शुरू हो गए। दरख्तों को नुकसान होना शुरू हुआ, इंसानों को शुरू हुआ, पूरे माहौल में गर्मी बढ़ती गई। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारा जो नॉर्थ पोल है, जिस पे जो अंटार्कटिका है, ये सारा इलाका जो बिल्कुल कम्प्लीटली बर्फ़ में ढका हुआ रहता है या रहता था, वो बर्फ़ पिघलने लग गई। इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी शुरू हुई। एक तो ये है कि सी लेवल जो है, सतह समंदर जो है, वो बढ़ना शुरू हो गया। अब तक आपको और मुझे शायद नहीं नज़र आता है, कराची में रहने वालों को शायद नहीं नज़र आता है कि समंदर की सतह बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। अगर आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो आपको वहाँ पे बर्फ़, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए नज़र आएंगे, वो पिघल रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले असरात हमें क्या नज़र आने लगे? तूफ़ान बढ़ने लग गए, माहौलियाती तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई, कहीं पर बारिशें कम होते हुए चले गईं। हमारे अपने मुल्क में कराची शहर के अंदर हमने देखा कि 70 की दहाई में फिर भी बारिशें होती थी, उसके बाद 80-90 के अंदर हमारी बारिशें घट हो गईं, कम हो गईं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिशें बहुत बढ़ गईं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिशें ख़त्म हो गईं, कुछ इलाके जो हरे भरे थे वो रेगिस्तान बनना शुरू हो गए। ये हमारे इंटरैक्शन से, हमने जो इस दुनिया पे हमारे जो अमल थे, स्पेशली जो हमने कार्बन ऐड किया, और वो कहाँ से ऐड किया? हमने फॉसल फ्यूल उसको कहते हैं जो ज़मीन के अंदर पुराने दरख्त, बड़े जंगलात होते थे एक ज़माने में, वो दफन हो गए। हज़ारों साल में वो कोयला बन के निकल आए। बहुत सारे समंदरों की मखलूक जो मरती है वो फिर समंदर के नीचे जाके ज़मीन पर वो सेटल हो जाती है। लाखों सालों में वो तेल बन के निकला। हमने उनको जलाया और उनसे हमने एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ाई। उसका असर ये हुआ कि हमारे लिए ज़िंदगी इस प्लैनेट पर मुश्किल होने लग गई। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने इतना दरख्त काट दिया तो हमारे पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो
दरख्त और ये मुख्तलिफ पौधे जो दरख्तों के नीचे उगते हैं, ये पहाड़ों पर जब बारिश होती है मिट्टी को वो रोक के रखती है। जब आपने पहाड़ से दरख्त काट दिए, बारिशों से वो मिट्टी जो है अब बहते हुए पानी के साथ में नीचे आ जाती है, और इससे वो पहाड़ों में अब बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसे पहाड़ हैं जिस पर अब दरख्त लगाना भी मुश्किल हो गया है। वहाँ दरख्त होंगे भी नहीं, क्योंकि वो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो निकल चुकी है। और अब हमने ये भी देखा कि जब ये वायरस का अटैक हुआ और दुनिया बंद हो गई, तो हमने देखा कि सबसे पहले उसका असर जो हमें नज़र आया, जब हम आसमान की तरफ देखते थे तो फ़िज़ा साफ़ होने लग गई, हमको नीला आसमान नज़र आने लगा जो बहुत अरसे से हमने नहीं देखा था। सांस लेने में जो आपको दुश्वारी होती थी वो घट हो गई, क्योंकि फ़िज़ा हमारी साफ़ हो गई। ये तो हमें पहला असर नज़र आया, आगे चल के हमें और बहुत असरात इसके नज़र आएंगे। जो हम रोज़मर्रा अपनी आसानी के लिए जिस तरह की डेवलपमेंट करते रहे हैं, उसमें हमने अर्थ को दोबारा से रीजनरेट अपने को करने की या अपने को रिवाइव करने की, हम जिस तरह इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऐसे रीचार्ज करने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारा वो जो पेस इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से मेरे लिहाज से इस वक्त आपकी माहौलियाती आलूदगी, जिसमें मैं हवा की बात करूं, पानी की बात करूं, लैंड की बात करूं, ये सब वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ज़्यादा इशू इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ हमारी एक तो डेवलपिंग कंट्री है, तो हम ज़रूर ये करते हैं कि अपना इकोनॉमिक जो मॉडल है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम उसी तर्ज से चला रहे हैं जो आज से 100 साल पहले वेस्ट ने शुरू किया, जिसमें वेस्ट ने शायद ये समझा कि आपका जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप रिसोर्सेज निकालते जाएं ज़मीन से और आप वो डालते जाएं और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और वो एक अनलिमिटेड ग्रोथ है। हालांकि रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मॉडल भी उसी चीज़ पे था। ऊपर से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो एक जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, आपको प्रोवाइड ज़्यादा करना पड़ता है, आपका पेस ऑफ लाइफ तेज़ होता है, तो आप जो ग्रोथ है उसको आप लिंक कर देते हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के साथ। आप सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ नहीं जाते हैं। वो क्या है कि जो ऑलरेडी आपके रिसोर्सेज हैं उसको आप किस तरह से दोबारा इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरी की तरफ जा सकें। दुनिया के हवाले से तो हम सब समझते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या मौसम की जो तब्दीली है वक्त के साथ, वो एक बड़ा गहरा संगीन मसला है जिससे हमारी बका जो है उसको ख़तरा लाहक है। तो वो तो एक आलमी सतह पर, और आलमी सतह पर जो दूसरा बहुत ही संगीन मसला है जो कि आप जिसके बारे में सुनते भी हैं, वो है कि जो जंगली हयात या बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो कमी लाहक हो रही है। एक तरफ ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जंगली हयात को होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सवाल पूछें कि जी शेर की क्या ज़रूरत है, शेर तो इंसान को खाता है, तो शेर ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक सतह पर तो हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलते हैं और हम ज़िंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। जंगली हयात, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और चीज़ हो। नबातात की तरफ से आएँ तो हम जो खुराक हम खा रहे हैं सारी की सारी, वो भी वाइल्ड लाइफ है, पौधे हैं जिनसे हम ज़िंदा रह रहे हैं। वो ताल्लुक़ तो बहुत ही गहरा है। लेकिन एक और ताल्लुक़ जो है वो है जैसे आप कह लें स्पिरिचुअल ताल्लुक़ है कि हमारी नस्लें हमेशा से हम साथ साथ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो एक दिल से उठती है कि जो ज़ेबाइश है, जो रौनक है दुनिया की, उसमें हम तो सिर्फ एक हैं, हमारी कुछ नस्लें हैं, हमारा कुछ रंग में मामूली सा फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप जंगली हयात में देखें तो उसमें जो खूबसूरती है उसको हम कैसे देखें, कैसे बयान करें कि एक मोर के पर में आप जो रंग नज़र आते हैं, ये एक चीज़ है जो कि सब लोगों ने दिल से फ़ैसला करना है कि एक जब आप एक माहौल देखते हैं, देवसाई मैंने देखा, बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ हैं, बड़े खूबसूरत फूल हैं, उसमें आप एक रीछ और मार्मट को रखते हैं तो वो ऐसे उठती है वो जगह, और उसकी
रौनक जो है वो बिल्कुल और तरह से एक चली जाती है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिल से उठती हैं। तो हमारा रिश्ता जो है इन चीज़ों से वो सदियों का है और बहुत गहरा है। और वो ऐसा रिश्ता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके किसी करीबी दोस्त या बहन भाई के साथ रिश्ता कितना गहरा है, तो आपके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। आप ये कहेंगे ये तो हमेशा से हमारे साथ है, इनके बगैर तो हम अपना वजूद ही नहीं सोच सकते। तो ये एक और सतह है जिस पर आप इसको देखते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि ये कायनात, ये ज़िंदगी और ये दुनिया इन जानवरों को और इन नज़ारों को और इन दरख्तों को और इन पौधों और इन फूलों के और इन परिंदों के बग़ैर हो भी सकती है। मरीख पर आप चले जाएं तो वहाँ भी चट्टानें हैं, बड़ी खूबसूरत चट्टानें हैं। कहाँ जाएंगे आप, पूरी कायनात में कहाँ जाएंगे? और जो खूबसूरती इस दुनिया में है वो तो आपको कायनात में मिलेगी भी नहीं। तो देख लें बाहर निकल के कितनी कीमती चीज़, कितनी खूबसूरत चीज़ है हमारे पास। देखें, अब तक तो पाकिस्तान के अंदर माहौलियात का कभी उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, उसको कभी अहमियत दी ही नहीं गई थी। लेकिन पिछले 5-8 सालों से जिस तरह के हालात बनते गए, और ख़ास तौर पे आज से कुछ 4 साल पहले, 5 साल पहले जो एक बहुत सख्त हीट वेव आया था जिसमें सिर्फ कराची में 1000-1500 लोग मरे, बाकी सिंध में मरे, पंजाब में मरे लोग, क्योंकि दर्जे हरारत इतनी बढ़ चुकी थी। फिर हुकूमत का भी ख्याल आया, इस तरफ रुझान हुआ, उन्होंने देखा, बोला ये क्या। फिर समझ आया कि यार हमने तो हमारे माहौल का सत्यानाश किया है। उसके बाद कुछ हुकूमत का ने उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी शुरू की, कुछ अमल करना शुरू किया, बट बहुत देर से और बहुत कम। टू लिटिल टू लेट। ये सरसरी तौर पे आपने थोड़ा बहुत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वक्त आया है कि हमें इसे हंगामी तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए और इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। हमने हमारी ज़िंदगी को, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े काम होते हैं, इसको हमने चेंज करना ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमत को और हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो अब तक हम कर रहे हैं वो इट इज़ नथिंग। अगर हुकूमत माहौलियाती एक्सपर्ट से पूछना शुरू करे तो उसके काम तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो उसे रोकेंगे, डैम बनाने से रोकेंगे। लोग कहते हैं कि जी आप नहीं जानते हैं कि पानी जो है पहाड़ों से बहता हुआ समंदर के ऊपर जाके ज़ाया हो जाता है। मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं, पानी समंदर से उठता है, पहाड़ों पे बरस के नीचे बहते हुए, वो घर, समंदर उसका घर है, वो घर वापस जा रहा है, वो ज़ाया नहीं हो रहा है। समंदर की ज़रूरत है कि वो पानी वापस चले, दरिया की ज़रूरत है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक उसमें पानी बहता रहे, ताकि दरिया भी ज़िंदा रहें। दरिया भी ज़िंदा चीज़ है, उसमें जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो दरिया मर जाएगा, उसमें जितनी मखलूक है वो सब मर जाएगी। याद रखें, ये सारी मखलूक है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये इसको कायम रखने वाले ये दरख्त हैं। जहाँ आपके दरख्त जाएंगे सारी मखलूक ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाती है। हमारे मैंग्रोव्स हैं, हमारा डेल्टा का रीजन है जिसको वो दरिया का पानी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जी आप फॉसल फ्यूल वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद करें। आपने पावर बनाना है, आप सोलर बनाएं, विंड से बनाएं, लेकिन कोयला और तेल जला के बिजली नहीं बनाएं, क्योंकि उससे जो फ़ायदा आपको बिजली से जो मिल रहा है, जो जला के नुकसान आप माहौल में कर रहे हैं, वो उस फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है आपका। तो कहाँ मानेगी हुकूमत? शायद आप भी ना माने मेरी बात। अगर मैं आपको कहूँ कचरा जलाना बंद कर दें या कचरा बाहर ना फेंकें, आपके घर में से जितना कागज़ निकलता है, आप चाय का पैकेट ख़रीदते हैं तो वो एक डिब्बे में बंद आता है, वो कागज़ का बना हुआ है। माचिस की डिब्बियाँ आप फेंक देते हैं, जब खाली हो जाती है वो कागज़ की बनी हुई है। आपके घर में जितना पैकिंग मटेरियल आता है उसमें ज़्यादातर कागज़ या प्लास्टिक है।
हम दोनों को एक समझ के बाहर फेंक देते। कागज़ आता कहाँ से है? दरख्त कटते हैं कागज़ बनाने के लिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस कागज़ को हम सिर्फ़ एक मरतबा नहीं बल्कि 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अच्छा पेपर है, उससे कोई अच्छी चीज़ बनती है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं, फिर फेंक देते हैं या वो कचरे की कुंडी में जलाया जाता है। उसके बजाय उसको पेपर को रिसाइकल होना चाहिए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ताकि आप उसको कम्प्लीटली इस्तेमाल उसको करें और फिर उसके बाद उसको ज़मीन में दफना देना चाहिए ताकि वो दोबारा मिट्टी बन जाए। याद रखें, ये सारी चीज़ें मिट्टी से बनती हैं और इनको दोबारा मिट्टी में जाना चाहिए। इन्वायरमेंट के हवाले से मैं कहूँगी पाकिस्तान इज़ वेरी लकी। ये जो पिछले 2-3 साल हैं, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एजेंडा हमारी गवर्नमेंट का इन 3 सालों में, मैं ज़रूर इस चीज़ को कहूँगी, क्योंकि इससे पहली जो हुकूमतें थी, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया एनवायरनमेंट के ऊपर। आई थिंक कि बेनज़ीर की हुकूमत थी जब 90s में, तो हमारी पहले इन्वायरमेंट पॉलिसी आई है, जो भी ठीक है, वो इंटरनेशनली भी एक ड्रिवन चीज़ थी। लेकिन जो एक्शन की हद तक बात है, तो ये पहली गवर्नमेंट है, एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगी। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ और करने की भी ज़रूरत है। आपने बिलियन ट्री का ज़िक्र किया, बिल्कुल 10 बिलियन ट्री चल रहा है और वो स्पीशीज़ का अगर कहीं है कहीं, लेकिन एक चीज़ जो है रिचार्ज पाकिस्तान है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के ऊपर काम हो रहा है कि पानी को किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी हो गई है और अगले कुछ सालों में और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कहा एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट्स आएंगे, खुश्क साली आएगी बजाय फ्लड्स के। तो ये एक समझने की ज़रूरत है। दूसरी जगह आई थिंक जो जो आपकी व्हीकल हैं, जो अभी व्हीकल्स आ रही हैं हमारी, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसके अलावा जो है थोड़ा सा रिन्यूएबल्स के ऊपर मैं कहूँगी कि कम काम हो रहा है। पिछली हुकूमतों ने CPEC के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है प्रपोज्ड हैं, शुरू भी हुए, लगे भी, लेकिन उनका वो ऐसे हालात नहीं है जैसे होने चाहिए हैं। तो एक तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं जो चीज़ कहना चाहूँगी वो यही कहना चाहूँगी कि देखें, इसको एजेंडा पे हुकूमत लेके आई है, लेकिन किस हद तक इसको प्रायोरिटाइज़ कर सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका वोट बैंक इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो भी आप पॉलिसीज़ लाते हैं, तो हम सिर्फ हुकूमतों को इसका ज़िम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते, चाहे वो आज की हुकूमत है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत है। वोट बैंक, इसमें हम कम्युनिटी को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बका के लिए क्या चाहिए। क्या हमें सड़कें चाहिए हैं? क्या हमें धुएं देने वाली ऐसी फैक्ट्रियां चाहिए हैं? या हमें कोई बेहतरी की तरफ कोई, हमें खुद बहैसियत सिटीज़न समझना होगा कि व्हाट डू वी नीड, हमारी वेलफेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो जब तक समझ सोच नहीं आएगी तो हुकूमतें पॉलिसीज़ भी लाएंगी, उस पर शायद इम्प्लीमेंटेशन ना हो, शायद इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, लेकिन उन्हें ये डर हो कि अगली दफ़ा हम इलेक्ट होके नहीं आएंगे। तो ये एक वो कहते हैं ना 2 एज सॉर्ड है। ये इतना आसान नहीं है किसी भी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना। मेरे लिहाज से सब हुकूमतों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने लिहाज से जितनी उनकी कैपेसिटी में थी उन्होंने किया। कुछ जगह ऑफ कोर्स सिस्टम के फ्लॉज हैं और बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिहाज से काम हो रहा है और कुछ और करने की भी ज़रूरत है। लोग ये कहते हैं, शुरू करते हैं कि जी अमेरिका और यूरोप की तरफ से सारी मुश्किलात आई हुई हैं, तेल बेचने वाले हमें तबाह कर रहे हैं, हुकूमत हमारी काम ठीक नहीं कर रही। मेरी नज़र में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो हम लोगों पर खुद आती। जो लोग हैं उनका अपना रहन सहन क्या है, वो वसाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उनमें हम में मैं ये कहूँगा कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। आलूदगी पैदा करने वाले ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वसाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अमीर लोग होते हैं, गाड़ियाँ चलाने वाले, बिजली इस्तेमाल करने वाले, सड़कें इस्तेमाल करने वाले, घर बड़े बड़े बनाने वाले। तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन लोगों पर आती है जो कि सबसे ज़्यादा तकरीरें करते हैं बढ़ बढ़ के। वो ख़ुद ये नहीं देखते कि वो ख़ुद क्या कर रहे हैं माहौल के बारे में। एक गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, वो कितना एक असर डालेगा माहौल पे। वो तो एक छोटी सी जगह में रह रहा है, थोड़े से वसाइल इस्तेमाल करता है। तो ये तज़ाद मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये कहें कि मुल्क से बाहर हम तवज्जो हटाएं, अपने बारे में हम नहीं बात करते। एक अमीर पाकिस्तानी और एक अमीर अमरीकी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो अमरीकी के बारे में बात करेगा, अपने बारे में कभी बात नहीं करेगा। तो ख़ुद हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए
कि हम क्या कर रहे हैं, इनफरादी ज़िम्मेदारी है। और ग्रेटा थनबर्ग का से जो है उससे बेहतर ये बात किसी ने की नहीं है। वो आलमी इदारों पर, UNFCCC पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, उसकी तवज्जो होती है बच्चों पर, एक शख्स पर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो कि नहीं। तो मैं भी इसी पहलू को कहूँगा और हमें उस बच्ची से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान में माहौल का जो असर है, माहौलियाती असर हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, और हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल है, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? हर कदम पे हम कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे इक़दाम हमने लेने होते हैं। आप बिजली बचाइए, कमरे से बाहर जा रहे हैं बल्ब बंद करें। आप कमरे में बैठे हुए हों और आपको इतनी रोशनी की ज़रूरत ना हो, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, 3 बल्ब जल रहे हैं, उनमें से एक बुझा दें। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आप चौथा भी जला दें। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो लाइट का स्विच बंद करें, पानी का नलका बंद करें, कचरा फेंकना बंद करें, रिसाइकल करना शुरू करें, चीज़ें बचाएं, उसका इस्तेमाल सही करें। आप थोड़ी थोड़ी देर से आप किसी को भेज देते हैं बाज़ार के, जी ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। एक मरतबा भेजें, गाड़ी एक मरतबा जाए। बार बार जाती है, धुआं ऐड होता है, तेल इस्तेमाल होता है। हम तो छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा असर है। हम देखें हमारी क्या आदत है, हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, घर का दरवाज़ा खोल के वो कचरे को बाहर फेंक कर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये क्या किया हमने? क्या किया? आपने घर को साफ किया और अपनी गली को गंदा किया। इस तरह आप अगर आंखें खोलें, दिमाग खोलें और देखें, अपने पूरे दिन को, अपने बिहेवियर को चेक करें कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, मैंने पूरे हफ्ते भर क्या किया, मैंने इस महीने में क्या किया, तो फिर आपको ख्याल आने लगेगा कि वाकई में ये तो गलत है। कागज़ हम ऐसे जलाते हैं जैसे कि पता नहीं कोई बाहर से, आसमानों के ऊपर से, कहीं चांद से या मरीख से या किसी और सैयारे से रोज़ हमारे पास मालगाड़ी कागज़ लेकर आ रही हो। नहीं, दरख्त कट रहा है। इस तरह हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने चावल धोना है, नलका खोला, उसके नीचे आपने चावल धोए, पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, आपके चावल साफ़ हो गए, आपने वो चढ़ा दिए पकाने के लिए। अरे भाई, वो पानी एक मर्तबा के चावल के धोने के अंदर वो ज़ाया कर दिया आपने। आपके नलके में शायद पीने वाला पानी आता है, कोई इंसान के पास पीने के लिए इतना पानी नहीं मौजूद होता है, और आप चावल धोने में गैलनों पानी ज़ाया कर देते हैं। उस पानी को आप चावल धोने के बाद वो पानी लेकर आप बाहर पौधों में डाल दें, अपने टॉयलेट में डाल दें, कहीं भी कर सकते हैं आप। उस पानी को दोबारा इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो 30 बार इस्तेमाल करें। हम जहाँ घर में शावर खोल के उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, या तो बाल्टी से नहाएं, और शावर से नहाना ही है तो शावर के पास नलका लगा हुआ है, अल्लाह मियाँ ने आपको नलका दिया है, उसको खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। इस तरह आपकी ज़िंदगी में अगर आप गौर करें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और बल्कि सोने के बाद तक, शायद आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की हैं जिनका असर होता है हमारे माहौल पर और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और हमेशा याद करें, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपका शायद डायरेक्टली ना हो, आपके बच्चों को इस नुकसान से डील करना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी सख्त होगी। इंसान की फितरत है कि हम कुदरत के निज़ाम की खोज लगाते जाएं, लेकिन हम कुदरत के निज़ाम से अलग नहीं हो सकते, बल्कि जो सलूक हम कुदरत के साथ करते हैं, असल में वही सलूक हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। इस इल्म का क्या इस्तेमाल करते हैं, फैसला हमारा है। एक बुल्ले शाह की नज़म दिमाग में आती है, वेख बुल्लिया आसमाना दे उड़दे पंछी, वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा ते नाओ भुखे मर देने।
कदी किसे ने पंख पखेरू भुक्के मरदे वेखे ने, बंदे ही कर दे रिज्क जखीरा, बंदे ही भुक्के मरदे ने।